हमारी कहानी केस नंबर 2। वो पहली बार पाकिस्तान आया था। इसका आना अचानक हुआ था। 2 दिन पहले मम्मी को मालूम हुआ था कि वो अपने तालीमी टूर पर जिन मुल्कों पर निकले हैं उनमें से एक पाकिस्तान भी है। इसके साथ कुछ दोस्त भी थे। मम्मी काफ़ी पुरजोश हुई थी इसकी आमद का सुनकर। मुझे काफ़ी लंबी चौड़ी हिदायत दी गई थी जिन्हें मैंने सुना तो था लेकिन याद नहीं रखा था। इस दिन मेरी फ्रेंड रायना मेरे साथ थी। इसे शाम तक मेरे साथ रहना था। हमें टेस्ट के लिए मिलकर स्टडी करनी थी। पापा इसे लेने एयरपोर्ट गए थे। वैसे वो 4 लोग थे, 4 लड़के, लेकिन वो एक कार में पूरे नहीं आ रहे थे। इनमें से एक इतना मोटा था कि वो कार की पिछली सीट पर मुश्किल एडजस्ट हुआ। इसलिए इनमें से 2 को आगे फ्रंट सीट पर बैठना पड़ा था। "ये है तुम्हारा कज़न?" जैसे-जैसे वो कार से निकलते जा रहे थे, राइना पूछती जा रही थी। "पता नहीं।" मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि कौन-सा वाला वही है। मैंने इस कज़न के बारे में अपने मंगेतर होने की बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। भला ये कोई बात थी बताने वाली? "मुझे ये कुछ-कुछ पाकिस्तानी लग रहा है।" राइना ने कार में से निकलने वाले आखिरी लड़के को देखकर कहा, जो मोटे के साथ पीछे बैठा हुआ था और काफ़ी पिचका हुआ लग रहा था। राइना मुँह पर हाथ रखकर हँसने लगी। क्यों हँसने लगी? क्योंकि इस कुछ-कुछ पाकिस्तानी के बाल पूरे-पूरे पाकिस्तानी लड़कियों की तरह काफ़ी लंबे थे, घने थे, स्याह थे और हेयर बैंड में कैद पोनी की सूरत पीछे झोल रहे थे। वो मामाज़ बॉय लग रहा था, ना पापाज़ फूड। वो गर्ली फ्यूज़, मेरा मतलब है गर्ली कन्फ्यूज़्ड लग रहा था। मैंने इसकी तस्वीरें देखी थी, फिर भी मुझे कुछ वक़्त लगा था इसे पहचानने में। हाँ, ये वही थी, यानी था जैक। ऐसे लड़कों की बहनों के बहुत मज़े होते हैं यार। इनके ड्रेसिंग टेबल से इनकी बहनें भी इस्तेफ़ादा कर सकती हैं। राइना खी-खी करने लगी। तुम भी तो इसकी बहन ही लगी ना। ऐसा करो, इसे रहने के लिए अपना कमरा दे दो। क्या याद करेगा बेचारा। कैसा पोनी टेल्स और हेयर बैंड से भरा हुआ ड्रेसिंग टेबल मिला था मेज़बानों के घर से। वो हो सकता है ये मेकअप भी करता हो। तुम अपना मेकअप ही सजा कर रख देना। अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए मुझे नीचे जाना पड़ा इससे मिलने के लिए। हाय उर्वा, आई एम रियली सरप्राइज्ड। तुम तो क्यूट निकली। इसने रायना की तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं रायना हूँ। वो हंसने लगी, जिसने इसके हाथों में चूड़ियां भी दरियाफ्त कर ली थी। मैं उर्वा हूँ। मेरा मुंह बन गया और इसका भी बना रहे मेरी बला से। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अगले दिन वो मेरे कमरे में आया, एक डिब्बा मेरे आगे किया। शुक्रिया। मैंने डिब्बे को लापरवाही से टेबल पर उछाल दिया। इसे खोलो, देखो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा। इसने ऐसी आवाज़ में कहा था जो मैं सुनने की आती नहीं थी। खच्चर कहीं का। वो अभी भी शावर लेकर निकला था और इसके लंबे घने बालों की लटों से पानी टप टप टपक रहा था। तुम्हें ड्रायर चाहिए? मैंने इसके गीले बालों पर तंज किया। मेरे पास हेयर ड्रायर है, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बाल खराब हो जाते हैं। इसके बाल ही लड़कियों जैसे नहीं थे, इसकी मालूमात भी लड़कियों जैसी ही थी। ओह, तुम्हें तो काफ़ी कुछ मालूम है। देखो ज़रा, तुमने तो अपनी शर्ट के साथ का मैचिंग हेयर बैंड लगाया है। अच्छा होता अगर तुम बालों के 2 पोर्शन करके इन पर पिन भी लगा लेते। फैशन में इन है। वो चलता हुआ मेरे ड्रेसिंग टेबल तक गया। मेरा हेयर ब्रश पकड़कर बालों को दरमियान में से 2 पोर्शन किया। मेरी गुलाबी बटरफ्लाई पिन, जिसके पर हमा वक्त उड़ान भरते रहते थे, यानी हिलते रहते, को उठाकर दोनों तरफ सामने से लगा लिया। अब ठीक है? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। मेरा दिल चाहा कि वार्डरोब खोलकर इसे अपना दुपट्टा भी दे दूं, बल्कि दे क्या दूं, इसके सर पर उड़ा दूं। फिर पापा के पास ले जाऊं और कहूं, ये ले, ये आ गई आपकी बहू। इसका घूंघट उठाएं और इसे सलामी दें। खोलो इसे। बटरफ्लाइज इसके गीले बालों में खड़ी खड़ी उड़ रही थी। बटरफ्लाइज इसके गीले बालों में खड़ी खड़ी उड़ रही थी। मैंने डिब्बा खोला। वो तस्वीरों का एक एल्बम था। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें थी। तस्वीरें सभी अच्छी थी, लेकिन इनमें कुछ अजीब था। क्या अजीब था, मुझे गौर करने पर भी नजर नहीं आया। ये एक नायाब एल्बम की कॉपी है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुमने मुझे अपनी नायाब तस्वीरें भेजी भेजी थी ना, बल्कि भेजती रहती थी। तुम्हारी तस्वीरों के मुकाबले में ये तस्वीरें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मुकाबला कर रही हैं तुम्हारी तस्वीरों के साथ। वो मेरी तारीफ कर रहा था, ये अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी बात कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। एक के बाद एक तस्वीर देखने के बाद मेरे एहसास अजीब होते गए। एक बूढ़े की ताबूत में लेटे हुए की तस्वीर ने तो मेरे हाथ कपकपा दिए। बूढ़ा खौफनाक हद तक मौत के करीब लग रहा। ये सब क्या है? हाउ डफर यू आर। मुर्दा लोगों का जिंदा लोगों के साथ फोटो सेशन है। एल्बम मेरे हाथ से गिर गया। वो मेरे लिए एक ऐसा एल्बम लाया था। इसने मेरी तस्वीरों को मुर्दा से तशबीह दी थी। इसने झुककर एल्बम उठाया तो इसके लंबे बाल फर्श को छूने लगे। तुम ऐसी नायाब चीज़ के लायक ही नहीं हो। ऐसा क्या नायाब है इसमें? जिस लड़की ने अपना सारा बचपन एक दरख्त के नीचे गुजार दिया, वो कभी नहीं जान सकती कि क्या नायाब है इसमें। दरख्त के नीचे बचपन गुजारना कम से कम छोटे कपड़े पहनने वालियों के साथ गुजारने से बेहतर है। किसने पहने छोटे कपड़े? अगर वो ज़हन में सोच रहा था तो बुलंद आवाज़ से सोच रहा था, और अगर वो बोल रहा था तो अपना पोल आप खोल रहा था। तुम्हारी फ्रेंड्स ने, वो खरगोशनियाँ, वो चौंका कि मैंने इसका ज़हन कैसे पढ़ लिया, जबकि अपने ज़हन को वो खुद ही बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा था। रिलैक्स जैक। इसने अपने लिए अपने कानों में सरगोशी की जो सुन ली गई। जैक, जैकी कहो खुद को। आंटी को तुम्हारा नाम हीरो पर नहीं हीरोइन पर रखना चाहिए था। वो बगौर मेरी शक्ल देखने लगा। देखता रहा। बगौर देखते देखते वो अपने चेहरे को मेरे चेहरे की तरफ झुका रहा था। इसने अपनी उंगली उठाई और मेरी नाक तक लाया। इसे नाक के करीब रख दिया। फिर एकदम इस एक उंगली के साथ इसकी बाकी 4 उंगलियां भी आ मिली और वो 5 उंगलियां मुतहद होकर मेरे नाक पर पड़ी और मैं फर्श पर वहीं ढेर हो गई। ये मेरी इसके साथ आखिरी मुलाकात है, बस, मैंने कह दिया। क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र? हाँ, एज। उम्र कितनी है तुम्हारी? कितने साल की हो तुम?
तुम क्यों पूछ रहे हो? इसके मुँह में आसमान से बातें करने की तैयारी करने लगी। क्योंकि तुम्हें देखकर ये तो लगता है कि तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन ये यकीन नहीं होता कि बड़ी भी हो रही हो। तुम्हें भी देखकर ये तो लगता है कि बड़े हो रहे हो, लेकिन ये यकीन नहीं होता कि बड़े हो रहे हो या बड़ी हो रही हो। बेख्तियार मेरे होंठ सिकुड़ गए। ओह! ये क्या, मैं तो अपना कान खुजा रहा था। क्या मुसीबत है ये मरोसी बीमारियाँ भी ना। कानों में बाली, हाथों में कंगन, माथे झूमर कब पहनोगी? इसने सर को तिरछा करके पूछा। उफ़! मुझे अपना कान काट लेना चाहिए। नहीं, इसकी ज़ुबान, मेरी इससे भी पहली मुलाकात, पहली बातचीत थी। वो एक अच्छी लड़की हो सकती थी अगर इसकी ज़ुबान इतनी ना चलती। मैं भी इससे अच्छी तरह पेश आ सकता था अगर वो मुझे जैकी या कैंडी ना कहती। वैसे मैंने कोई कोशिश नहीं की कि वो मुझे अच्छी लगे। मैंने ये कोशिश भी नहीं की कि मैं इसे अच्छा लगूँ। मुझे तो वो ऐसा बोझ लगती थी जिसे इसके पैदा होते ही मेरे सर पर लाद दिया गया। बचपन की मंगनी कम से कम मेरे लिए तो किसी टैबू से कम नहीं। खैर, तो जब मेरी उँगलियाँ इत्तेहादी बनकर ऐन इसकी नाक पर हमलावर हुई तो वो फ़ौरन से पहले फर्श पर गिर कर ढेर हो गई। अच्छी अदाकारा थी वो, लेकिन गलत जगह पर अपनी परफ़ॉर्मेंस दे रही थी। क्योंकि ना इसका कमरा सही था और ना मैं वो तमाशा जो इसके लिए तालियां बजाता। हत्ता कि इसके घर वालों ने भी इसके नॉकआउट होने का कोई खास नोटिस नहीं लिया। क्योंकि बच्चे तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, इसलिए मेरा पंच कोई इतना बड़ा इशू नहीं बना। वैसे मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि सिर्फ वो एक पंच खाकर 2 दिन बिस्तर पर ढेर कैसे रही। वो इतनी बीमार थी कि बिस्तर से हिल नहीं सकती थी। अच्छा होता अगर वो एक दिन बीमार रहती और दूसरे दिन फोत हो जाती। लेकिन इसका फोत होने का कोई प्रोग्राम नहीं था। शायद इसे तब्दीली पसंद नहीं थी, इसे ढीठ होना पसंद था। बीमार तो हो जाना, लेकिन मरना मराना नहीं। मैंने सोचा कि मुझे इसे गैरत दिलानी चाहिए, इसे याद दिलाना चाहिए कि मरने के कितने फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि सुबह-सुबह उठकर स्कूल नहीं जाना पड़ता। मुझे इसके रूम में जाना पड़ा। एल्बम मेरे हाथ में था। मैंने इसकी हम-उम्र एक लड़की की तस्वीर इसे दिखाई जो मर चुकी थी और अपनी ज़िंदा सहेलियों के साथ ऐसे खड़ी थी जैसे वो खुद भी ज़िंदा हो। तुम अपनी फ्रेंड्स को बुलाकर एक ऐसी तस्वीर ले लो, इससे पहले कि तुम मर जाओ और हमें ये करना पड़े। ज़िंदा होते हुए तो तुमने कोई यादगार तस्वीर ली नहीं। कम से कम बिस्तर में मरने पर तुम्हारी एक तस्वीर यादगार होनी चाहिए। और देखो, जल्दी से फटाफट मर जाओ। ट्रस्ट में मरने के बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इंसान जितना चाहे सो सकता है। कोई उठाएगा नहीं। दूसरा ये कि मम्मी वो ज़ोर से चिल्लाई, चिल्लाओ मत, तुम्हारी शक्ल इस काबिल नहीं रहेगी कि मरने के बाद ही तुम्हारी तस्वीर ली ली जाए। मम्मी वो फिर ज़ोर से चिल्लाई। मजबूरन मुझे इसके मुँह पर तकिया रखना पड़ा। मैंने तो मज़ाक में तकिया रखा था। मेरा इसे मारने का कोई इरादा नहीं था। इत्तेफाक से मर जाती तो अलग बात थी। बल्कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। लेकिन इसने मज़ाक किए बगैर मेरे बाल पकड़ लिए, दोनों मुट्ठियों में। मुझे वापस जाकर स्टेज प्ले में हिस्सा लेना था और इसके लिए लंबे बाल चाहिए थे, नोचे हुए टूटे-फूटे बाल नहीं। रिलैक्स, मैं बड़बड़ाया और इससे पहले कि मैं उँगली को इसकी नाक तक ले जाता और बाकी उँगलियों को मुतहद करता, मेरा दोस्त मुझे ढूँढता हुआ कमरे में आ गया और रेसलिंग का ऐसा शानदार मुज़ाहिरा देखकर जहाँ खड़ा था वहीं जामिद हो गया। डब्ल्यूडब्ल्यू जैक! वॉव! रायन जोश से चिल्लाया। उनके जोश ने उसमें और जोश भर दिया। इसने मेरे बालों को एक ज़ोरदार झटका दिया और आसमान से तारे टूट-टूट कर मेरी आँखों के आगे आकर कूदने फांगने लगे। मैंने चीख मारी। रायन ने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। वापसी में वो अपने साथ कैमरा लेता आया और डब्ल्यूडब्ल्यू जैक की फ़िल्म बंदी करने लगा। बंद करो कैमरा रायन। मैं जैसे ही चिल्लाया, उर्वा ने और शिद्दत से मेरे बाल अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिए। तुम मूवी बनाओ रायन। वो भी चिल्लाई कि मेरे बाल खींचने के अंदाज में और शिद्दत आ गई। जैसे मामा अक्सर पापा की किसी बहुत ही गंदी शर्ट को गुस्से में हाथ से मल-मल कर धोती हैं, वैसे ही वो मेरे सर को बालों से पकड़कर मल-मल कर रगड़-रगड़ कर धोती जा रही थी। आखिर कौन-सा ऐसा मैल कुचैल था जो मेरे बालों से निकाल रही थी? मैल का तो पता नहीं निकला या नहीं निकला, लेकिन जान ज़रूर निकलती जा रही थी कि मुझे आंटी, आंटी चिल्लाना पड़ा। तकिया इसके मुँह पर रहा और मेरे बाल इसके हाथ में। बाद में तकिया फर्श पर पड़ा था और इसके हाथों से मेरे सर के जंगल की कटाई होकर मेरे बाल इसके हाथों में। तो मेरा अंदाज़ा सही था, इसका ताल्लुक किसी वहशी कबीले से था। ये क्या किया तुमने उर्वा? आंटी ने मेरे बालों को जड़ों समेत उर्वा की मुट्ठियों से बरामद किया। मैं अपना सर पकड़कर बैठता चला गया और ऐसे कराने लगा जैसे मशीन गन के सारे राउंड मेरे सर पर खाली किए गए हों। ओह जैक! इधर आओ बेटा, माफ़ कर दो उर्वा को, ये ऐसे ही पागल हो जाती है गुस्से में। इसने तकिया मेरे मुँह पर रख दिया था। ये मुझे मार रहा था। मुझे देखकर उर्वा भी कराहने लगी, बल्कि बाकायदा रोने लगी। मरी तो नहीं ना तुम? आंटी इसकी तरफ देखकर धाड़ी। जवाब में वो भी धाड़े मार-मार कर रोने लगी। आंटी बदस्तूर मेरा सर सहलाती रहीं। तुमने इसे मार ही क्यों नहीं दिया बेटा? पता नहीं आंटी, आप भी कर रही थी कि अफ़सोस, लेकिन मुझे अफ़सोस हुआ। अच्छा भला इसे कत्ल करने का मौका था, मैंने गँवा दिया। अब ना जाने कब ऐसा नायाब लम्हा आएगा कि इसका गला होगा और इस गले पर मेरे हाथों का पंजा। वो मकतूल हुई थी या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर ज़लील होने वाला था डब्ल्यूडब्ल्यू जैक मूवी के हाथों। मुझे इस कैमरे की फ़िक्र थी जो रायन ने जल्दी से भागकर सूटकेस में लॉक कर दिया था। सूटकेस का वो लॉक कनाडा जाकर खुला, नॉर्थ कैरोलिना के अगले ट्रिप की शर्त पर, जो मुझे अफ़ोर्ड करना था। और हाँ, मुझे ये अफ़ोर्ड करना ही था, वरना फिर मुझे दोस्तों के हाथों होने वाली ज़लालत को ताउम्र अफ़ोर्ड करते रहना था। ये मेरी इसके साथ आखिरी मुलाकात थी, ये मेरा ख़्याल था। टीवी पर अदाकारी करने का मौका सबको मिल जाया करे तो दुनिया भर के हम-आबा इस मौके से फ़ायदा उठाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी जान-तोड़ अदाकारी करते हैं कि औलाद ज्यूरी बनी ने अवार्ड देते-देते थक जाती है। मुझे पापा को भी एक अवार्ड देना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका कार का एक्सीडेंट हुआ था।
कार सारी की सारी तबाह हो गई थी, यहाँ तक तो सब हकीकत है। अवार्ड तब आया जब पापा ने इस कार की तस्वीर तो भेज दी कनाडा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, कार तबाह हो गई, लेकिन अपनी सलामती की नहीं भेजी कि वो ज़िंदा सलामत ठीक-ठाक हैं। फिर फ़ोन पर अंकल से ऐसे बात की कि मैं ऐन सामने सोफ़े पर बैठी इन फ्रैक्चर्स को ढूँढने की कोशिश कर रही थी, जो इनके जिस्म पर तो थे, लेकिन किसी इंसानी आँख को दिखाई नहीं दे रहे थे। कि वो टाँगें फ्रैक्चर हो चुकी थी, जिन्हें हिला-हिला कर वो सोफ़े पर बैठे अंकल से बातें कर रहे थे। गर्दन में कॉलर फिक्स था, जिसकी वजह से वो हँस पे आदत म्यूज़िक बीट पर हल्का-हल्का डांस ही कर पाते थे। बस, मैं तो बहुत खौफ़ज़दा हो गया हूँ भाईजान, शायद अब कभी कार का सफ़र ना कर सकूँ, दिल बहुत सहमा हुआ है। सहमे हुए दिल के मालिक पापा अभी-अभी अम्मी को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कह रहे थे। चलते-चलते लड़खड़ा कर गिर जाता हूँ। हाँ, शायद ऐसा भी कमज़ोरी हो गई है, दिमाग में भी कोई मसला हो सकता है। जी नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। दिमाग के टेस्ट का कहा है डॉक्टर ने। नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ। दिल के टेस्ट ठीक करवाने हैं। नहीं भाईजान, आप ऐसे क्यों घबरा रहे हैं? अरे नहीं भाईजान, ऐसे क्यों घबरा रहे हैं आप? अच्छा कब? ये लें पापा, मैंने स्कूल में जीती अपनी ट्रॉफ़ी लाकर पापा को दी। ये क्या है? वो मुस्कुराने लगे। इसलिए नहीं कि इन्हें ट्रॉफ़ी मिली थी, इसलिए कि अंकल आ रहे थे। आपने इतनी अच्छी अदाकारी की कि रिवॉर्ड तो बनता है। मम्मी मेरी पुश्त पर आई और मेरे बाल खींचे। अगर हमारी इस दुनिया में ऐसी माएँ ना हुआ करतीं तो एशियाई लड़कियों के बाल भी इतने लंबे ना हुआ करें। कुछ चीज़ें सिर्फ़ रवायत से ही मिलती हैं, ना तेल से ना शैम्पू से, सिर्फ़ बाल खींचने की रवायत से। भाई हैं, इनके बुला सकते हैं बहाने से। बहन-भाइयों में यही लाड-प्यार, मज़ाक का रिश्ता तो होता है। कि मुझे क्या पता बहन-भाइयों में कैसा रिश्ता होता है। मेरा छोटा भाई या तो सोया रहता है या क्रिकेट खेलता रहता है। इसे तो अक्सर याद करवाना पड़ता है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरा नाम उर्वा है, याद आया कुछ? तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा नाम उर्वा है, दफ़ा करो ऐसी याददाश्त को। ये मेरे भाई का हाल है। वैसे पापा की ऐसी जानदार अदाकारी का ये नतीजा निकला कि आंटी, अंकल और मिस जैकी 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर हमारे घर में मौजूद थे। इस बार फिर से मुझे मिस जैकी को पहचानने में वक़्त लगा। अब वो गंजा हो चुका था, आम गंजा नहीं हुआ था। वो जैसे खेतों में हल चलाते हैं तो ज़मीन हो जाती है, ऐसे ही इसके सर की ज़मीन थी। मुझे ख़्याल आया कि पिछली बार मैंने जो इसके बालों को जड़ों समेत उखाड़ा था, कहीं ये हल इस वजह से तो नहीं इसने अपने खेत में चलवा लिया। अगर ऐसा भी था तो किसे परवाह थी? मेरी नाक भी हर साल सर्दियों में सुर्ख होकर सूज जाती है और मुझे सांस लेने में मसला दरपेश आता है, सिर्फ इसी की वजह से। इस बार मेरा इरादा 2 कदम आगे रहने का था। पहले जब वो आया था तो मेरी तस्वीरों पर काफ़ी घटिया बातें बनाकर गया था। इसलिए मैंने हफ्ते के अंदर-अंदर अपनी तस्वीरें फ्रेम करवा कर कमरे में, पापा के रूम में और लाउंज में लगा दी थी, जिनमें मैं हाइकिंग, राइडिंग, स्विमिंग वगैरह कर रही थी। कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक की तस्वीरें भी थीं। दरख्त के पास कोई भी तस्वीर नहीं थी। कुछ बुक्स भी थीं जो मैंने जल्दी से लाकर अपने रूम में सजा दीं। एक बुक को खोलकर बेड साइड टेबल पर रख दिया। गेम्स को नुमाया जगह डिस्प्ले कर दिया था। पहले इसने सरसरी नज़रों से लाउंज में लगी मेरी तस्वीरों को देखा, फिर वो चौंक गया। जेलस हो गया होगा। फिर वो बाकी तस्वीरों को ज़रा और करीब जाकर देखने लगा। फिर वो मेरे कमरे में आ गया और वॉल पर लगी तस्वीरों का मुआयना करने लगा। कुछ ज़्यादा ही गौर से मुआयना कर रहा था। फिर वो इतने गौर से देखने लगा कि मुझे घबराहट होने लगी। तस्वीरें बहुत अच्छी कौन है ये? पता नहीं वो तस्वीर में किस चेहरे की तरफ उँगली उठाकर पूछ रहा था। कौन ये? रायना है मेरी दोस्त स्विमिंग चैंपियन। कौन? ये रायना है मेरी दोस्त स्विमिंग चैंपियन। अच्छा, लेकिन मैं तो इस फ़ोटोशॉप वाले का पूछ रहा हूँ। बहुत माहिर है अपने काम में। कभी घोड़े को करीब जाकर देखा भी है या नहीं? हा 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 हा। आई बड़ी घुड़सवारी करने वाली। वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा और इसके सर की खेती में से गंदम के खोशे फोड़-फोड़ कर गिरने लगे और ज़्यादा ज़ोर से हँसता तो खरबूजे की बेल भी फूट सकती थी। देखा भी है और इसके बाल भी नोचे हैं जड़ों समेत। इसकी हँसी यकदम थम गई और इसने दाँत पर दाँत जमाए। यकीनन इसे अपने सर की तकलीफ़ फिर से याद आ गई थी। एनीवे, तुमने वो दरख्त क्यों कटवा दिया? अंकल बता रहे थे कि तुमने बहुत ज़िद की थी इसे कटवाने की। ऐसा क्यों किया तुमने? मैं गौर से इसकी शक्ल देखने लगी। फिर मैंने अपने मुँह को ज़रा करीब किया और ज़्यादा गौर से देखना शुरू किया। उँगली को उठाकर इसके नाक के करीब किया और करीब किया। वो जो करना था वो जानता था मैं पंच मार दूँगी जिसे वो डिच कर देगा। लेकिन मैंने पंच नहीं मारा, पिंच किया। 2 उँगलियों से मैंने इसकी नाक पकड़कर गोल घुमा दिया। लड़के हमेशा ये भूल जाते हैं, लड़कियाँ घोंसे नहीं मारती, ना किक लगाती हैं। वो चुटकी भरती हैं, बाल खींचती हैं और नाक कान जड़ से उखाड़ डालती हैं। ये खून से और लातों से ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ज़्यादा तकलीफ़देह और ज़्यादा दूर और देर असर। क्या तुम वैम्पायर होकर चिल्लाया? इसके नाक से खून निकलने लगा था। थी नहीं, लेकिन हो गई हूँ। इसकी बहती नाक को बहते देखकर मैंने इत्मीनान से बताया, तो लो फिर ये मेरा खून भी पी लो। इसने अपनी नाक का खून जो इसके हाथ पर लग चुका था मेरे आगे किया। नाक पर इसने इतनी बड़ी बैंडेज करवा ली थी कि मम्मी पापा मुझे हाथ से पकड़कर घर से निकालने के लिए तैयार हो गए थे। इन्हीं ऐसी वैम्पायर औलाद घर में नहीं रखनी थी, जो घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करती थी।
वो मेरा खाना-पीना, दाना-पानी सब बैन करने के लिए तैयार थे, बल्कि मम्मी तो मेरे गले में फंदा डालकर मुझे घाट पर चढ़ा देने पर कमरबस्ता हो गई थीं। मुझे इसके कमरे में जाकर सॉरी कहना पड़ा, फिर कहीं मुझे घर में रहने और रात का डिनर करने की इजाज़त दी गई। साथ-साथ मम्मी मुझे मखसूस अंदाज़ से घूरती रहीं। इस घूरी के कई मतलब थे, बल्कि इनमें छुपी कई धमकियाँ थीं, जैसे कि मेहमानों को जा लेने दो, फिर पूछती हूँ तुमसे, अब लेके दिखाना मुझसे अपनी पॉकेट मनी, शॉपिंग पर मेरे साथ जा सकती हो, लेकिन शॉपिंग बैग उठाने के लिए। खबरदार, जो तुमने किसी कपड़े, जूते, बैग, ज्वेलरी की तरफ उंगली की, उंगली काट दी जाएगी। और इस पर जुल्म ये है कि घर में जो पकेगा वो खाना पड़ेगा। और घर में इन दिनों फिर टिंडे और बैंगन ही बनेंगे। और इन सब में सबसे ख़तरनाक धमकी ये थी कि मेरी कोई भी दोस्त मुझसे मिलने घर आएगी तो इसे मेरी बदतमीज़ी की सारी कहानी माँ मुबालगा सुनाई जाएगी। ज़ाहिर है वो मेरी अच्छी दोस्त है, ये कहानी बाकी अच्छी दोस्तों को सुनाएगी और फिर सब अच्छा होता होता ही चला जाएगा। मेरी शोहरत को 4 अच्छे-अच्छे चाँद लगते चले जाएँगे। वो अगले दिन फिर मेरे कमरे में आया। ज़ाहिर है इसे मालूम हो चुका था कि मेरी मम्मी के हाथों काफ़ी इज़्ज़त हो चुकी है और वो इस इज़्ज़त को और इज़्ज़त देने आया था। तुम्हारे कमरे में बहुत बॉक्स हैं, सोचा इनका भी जायज़ा लेना चाहिए। इसने नाक पर उँगली रखकर अपना रुख किताबों की रैक की तरफ मोड़ा। यानी वो किताबों का जायज़ा आँखों से नहीं, नाक से लेने वाला था। दिल तो चाह रहा था इसकी नाक को खींच कर हाथी नाक बना दूँ, पर मम्मी की ज़माना माज़ी की घुरी ने मुझे रोक दिया। वो बुक्स के रैक के पास चला गया और इनके टाइटल पढ़ने लगा। फिर इसने एक किताब को निकाला और इसे सूंघा। फिर इसने अगली को सूंघा। केचप लाऊं, इस पर डालकर खा लो वो भी। मुझे इसका सूंघना बुरा लगा। मुझे इसका सूंघना बुरा लगा। नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। वैसे तुम इतनी बुक्स पढ़ती हो, वाह। इसने बुक्स के रैक पर उंगली रखी और इन्हें दूर तक घसीटता चला गया। हाँ, इन सबको तो मैं कब का पढ़ चुकी हूँ। मैंने बेनियाजी से शाने उचकाई। अच्छा मसलन ये बुक कैसी है? इसने लेट इट स्नो को मेरे आगे किया। मुझे पता था वो ये सवाल कर सकता है। मैं शार्ट नोटिस पर ये सब बुक्स उठाकर स्टोर से लाई थी। गूगल से मैंने इन सब की समरी पढ़ ली थी। अच्छी है, मैंने कहा, और मैं ये कहना भूल नहीं हूँ कि समरी पढ़ने में और किताब पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। कितनी अच्छी है। इसने नाक पर उंगली रखकर अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। अब वो सारे काम नाक से ही करने वाला था। मनहूस इंसान, बहुत अच्छी है, मैंने कहा और याद करने लगी कि इसके किरदारों की कहानी क्या थी। एक से नुकसान जो हमेशा हर शौक मारने वाले को भुगतना पड़ता है, वो कहीं ना कोई गलती कर ही जाता है। मैंने 8-10 किताबों की समरी पढ़ ली थी और अब वो समरियाँ एक दूसरे में मिक्स हो रही थी। बस यही गलती हो रही थी। मुझे ये किताब अच्छी लग रही है, लेकिन मैं हर किताब नहीं पढ़ता। वैसे ये जुबली, ये क्या है इसमें? इसने वर्गरदानी करते हुए पूछा। जुबली, सारी समरियाँ जो मेरे जहन में गुटमुट हो रही थी, इनमें मैं जुबली को ढूंढने लगी। मुझे ये किताब अच्छी लग रही है, लेकिन मैं हर किताब नहीं पढ़ता। वैसे ये जुबली है, ये क्या है इसमें? इसने वर्गरदानी करते हुए पूछा। जुबली, सारी समरियाँ जो मेरे जहन में गुटमुट हो रही थी, इनमें मैं जुबली को ढूंढने लगी। मिल जा जुबली, मिल जा। ओह क्यूट, वो बड़बड़ाया तो मैंने सुन लिया और फौरन बोली, यस क्यूट कैट। मुझे याद आ गया, जुबली एक बिल्ली का नाम है और जुबली हो ही क्या सकती। कैट, जुबली बिल्ली है। इसने नाक से खुली किताब को इसने नाक से खुली किताब पर गौर किया, फिर अपनी नाक को सफ़े पर टिका दिया और फिर सर उठाकर अपनी नाक से मुझे ताड़ा। तुम खुद पढ़ लो, ये कहना ज़्यादा महफूज था, इसलिए मैंने कह दिया। इसने सारी किताबों को रैक से निकाला और इन सब के पहले सफ़े मेरे सामने की। सब किताबें एक ही दिन की खरीदी गई हैं। ये देखो, स्टैम्प स्टोर का नाम और तारीख। हमारे आने से ठीक एक दिन पहले तुमने 2 दिन में पूरी 20 किताबें पढ़ ली। तुमने गिनीज बुक रिकॉर्ड को ट्राई किया? तुम्हें ज़रूर अपनी एंट्री वहाँ भेजनी चाहिए। एंट्री भेजने के लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। मशवरा तो अकल वाले लेते हैं, तुम्हारे पास है ही नहीं जो। तुमने ये सब क्यों किया जुबली? इसने अपनी नाक की बड़ी सारी बैंडेज को झटके से उतार दिया और नाक समेत मुस्कुराने लगा। मैं अपनी एक्सरेज आंखों से इसे खो रही थी। इसकी नाक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे मुतासिर करने के लिए वो अपनी चेक शर्ट के बाजू अनफोल्ड करने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं एक बार फिर से इसकी नाक को फोल्ड कर दूं। मैं तुमसे मुतासिर ज़रूर हो जाता मिस जुबली, अगर मुझे किताबी कीड़े अच्छे लगते। अब वो अपने सर के खेत में हल मेरा मतलब हाथ चलाने लगा। तुम्हें मुतासिर करना माई फुट, तो फिर ये बुक्स क्यों रखी हैं यहाँ से? ये सब मैं पढ़ने के लिए लाई थी। मैं इतनी ही बुक्स पढ़ती हूँ हर हफ्ते। तुमने कहा तुम ये सब पढ़ चुकी हो। मैंने ये कब कहा? मैंने कहा मुझे ये बुक्स पढ़नी है। और ये तुम्हें भूल गया कि तुम झूठ भी बोल सकती हो। अगर जुबली को मालूम हुआ कि इसे बिल्ली बना दिया है तो यकीनन वो नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि वो एक लड़की है। अच्छा छोड़ो, मुंह खोलो, अपना दांत दिखाओ। टावल से ड्राई करती हो या ड्रायर से? लास्ट टाइम भी मुझे याद नहीं रहा तुम्हारे दांत देखना। अब दिखा दो, जल्दी करो। और ये वो सबसे ख़राब बात थी जो इसने की थी। ताज़ा-ताज़ा ब्रश किए, ठंडे दाँतों पर गर्म ड्रायर क्या काम करता है, ये वही जानता है जिसने ये किया हो। मेरे दाँत तो वैसे भी हसास थे। मुँह खोलो,
दिखाओ दांत। टूथ पॉलिश ठीक से यूज़ करती हो ना, या शू पॉलिश करती हो? बस बंद करो अपनी। मैं चिल्लाई, वो भी चिल्लाया, लेकिन कहका लगाकर और अपनी नाक पर बैंडेज ठोंक कर चला गया। मैं मर जाऊंगी, इसे शादी नहीं करूंगी।